कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनीरा धस्माना और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मधुमेह रोग, कारण, लक्षण और उपचार। मधुमेह जीवन शैली से जुड़ा एक रोग है और ऐसा माना जाता है कि भारत इसकी राजधानी है। इसके जो मरीज़ हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका प्रबंधन इसका सबसे मुख्य इलाज भी है। डॉक्टर मनीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज हम आपसे जानेंगे कि ये जो जीवन शैली से जुड़े रोग हैं जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये क्या है, आम श्रोता इससे क्या समझे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो लाइफस्टाइल के साथ आपके मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मधुमेह दैट इज़ डायबिटीज़, दूसरा हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना। ये भारत में ऐसे 3 डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा फैलते हैं। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में जो देखे गए हैं जैसे कि अब कैंसर भी और साथ में ओवरवेट होना या फिर तो ओबीस होना, ये मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ का बता रही हूँ। बट मेनली इन इंडिया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी ये आपके लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल डिसऑर्डर्स हैं। तो यदि हम मधुमेह की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, वास्तव में ये रोग है क्या? देखिए, मधुमेह का मतलब ये होता है कि रक्त में जो शुगर होता है वो आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो इस वजह से नहीं हो पाता है या फिर तो पैनक्रियास इंसुलिन को बना नहीं पाते हैं या फिर तो किसी कारण से इंसुलिन ठीक बन रहा है लेकिन वो हमारी बॉडी में एक्ट नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। अगर पैनक्रियास हमारे इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं तो वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज में आ जाता है, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, जो यूजुअली 18 साल की उम्र से कम के बच्चों में होता है। और हम बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंट की, यानी कि बॉडी में इंसुलिन अच्छा खासा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। जी, तो अब डायबिटीज़ के जो प्रकार हैं वो कितने हम कह सकते हैं? जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो टाइप 1 जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुवेनाइल डायबिटीज़ जो 18 साल की उम्र में होता है और इसका मतलब ये हुआ कि पैनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों को आपको एट अ वेरी यंग एज इंसुलिन के इंजेक्शंस में रखना पड़ेगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ आप मेलाइटस आपका वो होता है जिसमें आपका इंसुलिन बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मधुमेह के जो प्रमुख लक्षण हैं या हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत में दिखाई देते हैं प्रारंभिक लक्षण, वो क्या है? कभी कभी तो पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराने आते हैं और उसमें उनको पहली बार डिटेक्ट होता है कि उनको शुगर है, यानी कि कुछ ऑलमोस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन को कोई लक्षण होते ही नहीं है। बाकी अगर 80% पॉपुलेशन की बात करें, पेशाब ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना और प्यास बहुत ज्यादा लगना या फिर तो एकदम से वजन कम हो जाना, ये इसके मेजर लक्षण है। तो एक व्यक्ति कब संदेह करे कि उसको डायबिटीज़ है या हो सकती है, यानी प्री डायबिटिक कंडीशंस क्या होती हैं? जी, एक्चुअली इंडिया में प्री डायबिटिक का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटिक हैं दैट मीन्स आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट मुझे पहली बार दिखाने आए हैं और उनकी फास्टिंग की शुगर 126 से लेके 140 के बीच में है तो मैं उनको पहले से ही वार्न कर दूंगी कि अब आपको खाने पीने में परहेज करना चाहिए। जी, ये फास्टिंग की बात आपने की और HbA1c थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि इससे हम क्या समझें। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने 8 घंटे बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ली है, यानी कि 8 घंटे आप बिल्कुल खाली पेट थे और उसके बाद 8 घंटे बाद सुबह आपने सबसे पहले अपना फास्टिंग का टेस्ट कराया। अगर आपका ये, अब जो अमेरिकन गाइडलाइंस भी कहते हैं, अगर आपका ये 110 से नीचे आता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आपका ये 126 से ऊपर आता है यानी कि अब आप डायबिटिक हैं, और अगर ये 110 से 126 के बीच में आता है यानी कि आप प्री डायबिटिक रेंज में पहुंच चुके हैं। सेम चीज़ अगर मैं खाने के बाद की करूँ, उसका भी करने का एक तरीका होता है। खाने के बाद की करने का ये हुआ कि जैसे कि आपने कुछ खाना खाया और उसके 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करी, तो अगर वो 200 से ऊपर आती है या किसी भी दिन के दौरान आपने अपनी शुगर चेक करी और वो 200 से ऊपर आती है यानी कि आपको डायबिटीज है। और सेम थिंग हम प्री डायबिटीज कब कहेंगे, अगर ये आपकी जो शुगर है वो 140 से 200 के बीच में आती है। तो ये आपका जो है मेन कंसेप्ट होता है प्री डायबिटीज का और डायबिटीज का। जी, HbA1c की बात जो हम कर रहे थे, ये बताएं हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, HbA1c में क्या होता है कि अगर हम HbA1c क्यों नापते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पेशेंट्स को पहले अपना ठीक से शुगर करना नहीं आता है। कुछ पेशेंट 8 घंटे का फास्ट नहीं रख पाते हैं, कुछ पेशेंट जब डॉक्टर के पास आना होता है तो बहुत अच्छे से अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वो डॉक्टर को दिखा सके कि देखिए हमारा शुगर कंट्रोल है। HbA1c एक ऐसी जांच है जिसको हम कहते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। HbA1c हम हर 3-3 महीने में कराते हैं और उसका एक परसेंटेज निकलता है। जो परसेंटेज अगर 10 से ज़्यादा होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ अब हमें पेशेंट को जो है वो इंसुलिन में रखना है। अगर वो 5.7 से नीचे होता है यानी कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, और अगर 6.5 से ऊपर है यानी कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो जब हम पेशेंट को
दवाइयों में भी रखते हैं तो भी हमें पेशेंट का हर 3-3 महीने में HbA1c करा के देखना चाहिए कि उनकी पहली वैल्यू से कितना कम हुआ है। अब डॉक्टर मनीरा, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मधुमेह रोग के खास कारण क्या हैं? क्या इसके पीछे आनुवंशिकता, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है? हाँ जी, हेरिडिटरी बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि हम हमेशा अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हमेशा कहते हैं कि अगर आपके माता या पिता वो डायबिटिक हैं तो साल में एक बार अपना ज़रूर डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। सेम चीज़ हम हार्ट डिजीज़ के लिए भी कहते हैं और वही सेम चीज़ हम बीपी के लिए भी कहते हैं। अगर आपके मदर फादर को हार्ट डिजीज़ है या बीपी है तो उसके लिए आप अपने साल में एक बार के हार्ट डिजीज़ का बीपी के टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं इसके उपचार की, और आमतौर पर कहा जाता है कि इसका मैनेजमेंट ही होता है, तो थोड़ा बताएं कि क्या है डायबिटीज़ का प्रबंधन? हाँ जी, मैनेजमेंट में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जैसे टाइप 1 की बात करें जो बच्चों में होता है, यानी कि आपके जो पैनक्रियास के सेल्स हैं उससे इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है। अगर आपके पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकलेगा यानी कि हमें उसको बच्चे को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि आप बच्चे को इंसुलिन में रखिए। एज फार एज टाइप 2 इज़ कंसर्न्ड, वो यूजुअली क्या होता है, एक तो बड़ी एज में होता है, दूसरा उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास बहुत दवाइयाँ आती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन ज़्यादा निकालती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और इंसुलिन कम करती हैं। तो अब तरह तरह के प्रकार की दवाइयों से, और प्लस जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, अब दवाइयों का पिल बर्डन भी बहुत कम हो गया है। अब इसमें खान पान की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, और आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, और तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। आप बताएं कि वास्तव में क्या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए? देखिए, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेना तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी जैसे आपको पता होगा सारे बुरे नहीं होते हैं। खान पान डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कंट्रोल कर लें तो शायद आप दवाइयों से भी हट जाएंगे। ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ। 3 चीज़ों का सख्त परहेज: आलू, चावल, चीनी। अगर आलू उबला हुआ तो आप वो ले सकते हैं, जहाँ वो तेल में गिरा वो आपके शरीर के लिए खराब हो चुका है। दूसरी चीज़ चावल, चावल की जगह अगर रोटी खा लें, या फिर तो रोटी की जगह भी अगर 3-3 टाइम पे आपने सूजी का चीला या मूंग की दाल का चीला खाएं तो बहुत अच्छा। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर पेशेंट मेरे से पूछता है। कीवी, एप्पल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होती है, जैसे अभी के सीजन में आपका चल रहा है आम हो गया, लीची हो गया, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा ये शुगर ही बॉडी में बढ़ाते हैं। जैसे हम सेब खाने की बात करते हैं, जैसे पपीता, अमरूद, हाँ जी, ये कितने पपीता, अमरूद, सेब, कीवी, वाटरमेलन, ये सब आपके शरीर मतलब शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं किसी भी चीज़ की अति डायबिटीज़ में ख़राब है। अगर आपको चावल भी खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन कटोरी से नाप के। तो शुगर के लिए सारे पेशेंट्स को समझाने का हम यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति ख़राब है। अगर आप सेब भी खा रहे हैं तो आधा काट के खाइए, कीवी आधा खाइए, अच्छे से फ्रूट चाट बनाइए और तब खा लीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ की अति ना करें। खान पान की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो जैसे चाय की बात हम करते हैं तो फीकी चाय लोग लेते हैं। हम फलों की बात कर रहे हैं तो जूस कितना घातक हो सकता है? हम कच्चा फल खाएं ज़्यादा अच्छा है? कच्चा फल खाएं तो बेटर है, क्योंकि अगर आप जूस फल का निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी फल के फाइबर्स होते हैं वो सब चले जाते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मेन कंसेप्ट ही ये होता है कि आपको फाइबर्स चाहिए होते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझसे पूछी, चाय, जो देहरादून के लोगों में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले चाय पीनी होती है, वो सबसे खराब चीज़ है, क्योंकि जब चाय पीते हैं तो आपकी पेट की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, और उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो जितने भी मरीज हमारे पास ओपीडी में आते हैं, हमेशा उनको कहते हैं अगर आपको चाय पीनी है तो हमेशा खाना खाने के बाद लें, खाना खाने से पहले कभी ना लें। अब व्यायाम की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग आप करना शुरू करें। ये ब्रिस्क वॉकिंग से क्या तात्पर्य है, क्या समझे आम श्रोता? ब्रिस्क वॉकिंग डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग से एक तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। यूजुअली हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट में कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे आपकी सांस फूले। डायबिटीज़ के पेशेंट क्या करते हैं, वो थोड़ा सा राउंड मार के बस चल के आ जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें इतना तेज चलना है कि उससे थोड़ी सी सांस फूले और उससे आपका वजन भी कम हो। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ श्रोताओं को बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप जो है वेरियस स्टडीज आ गई है, उन्होंने प्रूव किया है कि शुगर के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा तब है जब वो खाना खाने के बाद मिले, यानी कि पोस्ट मील वॉकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुगर के पेशेंट्स में, और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिले हैं।
अब ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि इस रोग के प्रति भ्रांतियां भी बहुत हैं, जी। जिसे हम मिथ्स कहते हैं, क्या है ये? रोग के प्रति मिथ्स ये हैं कि सबसे पहला जो सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं वो ये है कि मैडम दवाई नहीं शुरू करना चाहते, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि एक बार दवाई शुरू हो जाए तो वो छूटती नहीं है, जो सबसे गलत चीज़ है। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अब तक हमने शुगर की दवाई छुड़वा दी है, और उसमें सही बताएं तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, वो पेशेंट्स ने अपनी मेहनत से किया है, वेट लॉस किया है, हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू किया है, डाइटिशियन से सलाह लेके एक अच्छी डाइट शुरू करी है। तो ये बिल्कुल, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो उसे छूट नहीं सकते, तो अब ये बिल्कुल नल एंड वॉइड है। आमतौर पर ये कहते हैं कि चीनी अगर नहीं लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुड़ आप ले सकते हैं। जी, ये कितना सही है? ये भी सही है, आप गुड़ ले सकते हैं, आप शुगर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप शुगर फ्री भी ले सकते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जिनको वो नहीं पचती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप, और वो भी हम उन्हीं लोगों को कहते हैं जो कहते हैं कि हम चीनी के बिना या शक्कर के बिना नहीं रह सकते, हम उनको कहते हैं कि आप गुड़ ले सकते हैं और आप शक्कर ले सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं। क्या ये रोग पूर्णतया ठीक हो सकता है? हाँ जी, अब तो आपको पता है डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन उसमें भी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताने चाहूँगी। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ भी तब रिवर्स हो सकता है जब आप डॉक्टर के पास पहले चले गए हैं और अपना इलाज बहुत अर्ली स्टेजेस में कराना शुरू कर दिया है। अगर डायबिटीज़ की कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी या किडनी से रिलेटेड डायबिटीज़ में जो चेंजेस आते हैं, तो फिर डायबिटीज़ का रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डायबिटीज़ बहुत आसानी से रिवर्स हो सकता है, वो अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें और वेट लॉस करें। हमने एक बात और जो देखी है कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप में कोई संबंध होता है, ये क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि शुगर, हम हमेशा कहते हैं ये एक पूरे शरीर की बीमारी है, ये किसी एक ऑर्गन की बीमारी नहीं है। तभी आपने देखा होगा शुगर से आंखें खराब होना, शुगर से किडनी खराब होना, नसें खराब होना, जिसमें पेशेंट्स कहते हैं कि हाथों पैरों में सुनपन, झंझनाहट होती है, दर्द होता है। तो शुगर किसी एक चीज़ को खराब नहीं करती है। अगर आपकी शुगर बहुत लंबे समय तक बढ़ी रहेगी तो वो धीरे धीरे के हर ऑर्गन में इफेक्ट अपना डालेगी। अब जानना चाहेंगे कि महिलाओं को अगर वो गर्भावस्था में है और डायबिटीज़ भी है तो क्या ये एक जटिलता है अपने आप में? हाँ जी, ज़रूर। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो हम तब कहते हैं जब डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको डायग्नोज हुई है 24 to 28 वीक्स में। और इसमें यूजुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी खुद ही ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और उस टाइम पे अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। और उसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उसमें हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल चाहिए होता है। मधुमेह का मतलब खान पान से दूर होना है क्या? अच्छे भोजन से दूर होना है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा, ये भी एक, मैं आपको सही कहूँ तो मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बस अपनी डाइट अच्छी रखें, और अगर मैं थोड़ा सा इसमें और गहराई में जाऊं तो एक जो सारे मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, आपको अपनी बस एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो आराम से आप, टेक्नोलॉजी इतनी हाई बन गई है कि आप बस गूगल में जाना है और आपको अपना BMR कैलकुलेट करना है, जिसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप उसमें देखिए कि आपकी वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज खानी है। अगर बाय चांस आपका BMR, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2000 आता है, तो यानी कि आप 1500 कैलोरीज खाएंगे, तो रोज आपका 500 का डेफिशिएंट होगा और उससे आपका वेट लॉस भी होगा। दूसरी एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फ्री फ्रूट्स, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। 2 ऐसे फ्री फ्रूट्स के नाम लूंगी, टमाटर, खीरा और लेमन, जिसको आप अपने हर खाने के साथ जोड़ सकते हैं। सामान्य तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को व्रत लेना कितना सही मानती हैं आप? क्या उनको व्रत लेना चाहिए? मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ अगर आपको है और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। जब आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तब आपकी बॉडी पे कोई फ्यूल नहीं बचता है, फिर हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। अगर हमारे शरीर में वो कीटोन बॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो उससे हमारे बॉडी को बहुत हानिकारक, बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचती है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जो हम सबको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी और फास्टिंग भी डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मनीरा, आमतौर पर टैबलेट्स दी जाती हैं, लेकिन जब इंसुलिन की बात होती है तो एक आम धारणा बनती है कि इंसुलिन का मतलब शायद कोई गंभीर रोग है और स्थिति अब कंट्रोल के बाहर है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको HbA1c की बात बताई, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, हम उस पर बेस करते हैं कि आपको इंसुलिन देनी या नहीं देनी है। अगर आपका HbA1c 9 से नीचे आता है तो हम कहते हैं पेशेंट को हम दवाइयों पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट्स का 9 से ऊपर आता है तो हम हमेशा ये आपको
सजेस्ट करेंगे कि आप इंसुलिन लेना शुरू कर दें। वो इस वजह से क्योंकि 9 से ऊपर HbA1c में पेशेंट को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं, जो मरीज को बहुत लंबे समय तक नहीं पता चलते। आंखों का एकदम प्रेशर जब बढ़ता है, पेशेंट को बहुत बाद में पता चलेगा कि उनके आंखों का प्रेशर बढ़ा है। और स्पेशली इन इंडिया जो रूल्स होते हैं कि आपको साल में एक बार टेस्ट कराने चाहिए, 6 महीने में एक बार टेस्ट कराने चाहिए, वो कोई कराता नहीं है। तो इस वजह से अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको इंसुलिन में आना चाहिए, तो वो डेफिनेटली दवाइयों से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अंत में तनाव की क्या भूमिका है इस रोग में? बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। तनाव, स्ट्रेस, इससे डायबिटीज़ बढ़ता है। हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी दवाई चल रही है और अच्छी दवाइयाँ चल रही हैं, इंसुलिन में भी है, लेकिन उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। वो इस वजह से जब और ज़्यादा उनसे हिस्ट्री उनके साथ वालों से पूछा जाता है, तो साथ वाले ये बताते हैं कि वो रात को सोते नहीं हैं, मुश्किल से 4-5 घंटे सोते हैं और रात को ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से सो नहीं पाते हैं और इनकी शुगर हाई रहती है। तो तनाव का डायबिटीज़ में स्पेशली बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर मनीरा धस्माना, आज आप इस कार्यक्रम में आई और मधुमेह रोग से जुड़ी तमाम बातों पर आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।